आपने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नित्यानंद जी का आपने बाइट सुनाई। ये हम सभी लोगों को पता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो चारों पीठ है, पूरी द्वारिका ज्योतिष पीठ और पूरी द्वारिका ज्योतिष पीठ एक चौथी है। इन चारों पीठों में से किसी भी पीठ के शंकराचार्य इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी गतिविधियों में वो शामिल नहीं रहे, वो विरोधी रहे, उनका आलोचक रहे। जो विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल था, उस केंद्रीय मार्गदर्शन में भी वो शामिल नहीं हुए कभी भी। जी चाहे स्वरूपानंद सरस्वती जी जो अब रहे नहीं, और चाहे पुरी के शंकराचार्य, हाँ श्रृंगेरी, दक्षिण का श्रृंगेरी, माने द्वारिका, ज्योतिष पीठ, पुरी और श्रृंगेरी, जो चार स्थापित पीठ हैं, उसमें से चारों पीठ के कोई भी शंकराचार्य इससे नहीं रहे, और सभी जो गतिविधियां रही उसका आलोचक भी रहे। और जो कांची कामकोट जो आदि गुरु शंकराचार्य की पीठ रही है, उस समय के तत्कालीन जैन सरस्वती महाराज जो उस समय जीवित थे, वो भी कभी इनके पक्ष में नहीं रहे। मैंने इनके पक्ष में उन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया, नहीं गतिविधियों में भी शामिल नहीं रहे। इन लोगों के तौर तरीके को लेकर के इनमें हमेशा असहमति रही। कुंभ के दौरान, तमाम इस आंदोलन के दौरान जो कुंभ पड़े प्रयागराज में, इलाहाबाद में, उसमें जब जब भी धर्म संसद बुलाया गया, इस धर्म संसद में भी ये लोग शामिल नहीं होते थे, जबकि उस समय ये लोग उस समय कुंभ के दौरान प्रयागराज में प्रवास भी करते रहे। एक असहमति इनकी हमेशा से रही है, वह रही है कि जो जिस तरीके से इस पूरे के पूरे आयोजन का लाभ या पूरे आंदोलन का लाभ राजनीतिक तौर पर लेने की कोशिश की जा रही है, उससे इनकी असहमति रही है, हमेशा से असहमति रही है। और नित्यानंद जी कटु आलोचक रहे हैं। लेकिन है क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने धर्मगुरु गढ़ लिए हैं। कुछ स्थापित शंकराचार्यों, अरे धर्मगुरुओं को अगर आप छोड़ दीजिए, कुछ ही गिनती के लोग हैं, जैसे कि बड़ी छावनी के धर्मगुरु हैं अयोध्या वाले, वो या योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरु जी रहे हैं गोरखपुर में। जी जी, ये इन लोगों को आप छोड़ दीजिए तो गिनती के लोग रहे हैं जो मैंने इस देश के प्रतिष्ठित, चिन्हित और श्रद्धा के केंद्र के रूप में जो स्थान चीने जाते हैं, उनके लोग रहे, बहुत ही गिनती के लोग हैं ये। लेकिन बीजेपी ने कभी इनकी परवाह नहीं की। विश्व इनका अपना है, उतना चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये बड़ी चेतावनी है, जिस तरह से नित्यानंद जी ने बात कही है, ये तमाम जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, सनातनी लोग हैं, उनके बीच में एक बड़ा संदेश है, जो एक माहौल बनाने का प्रयास बीजेपी कर रही है कि जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं या अनुयायी हैं, वो इस पूरे के पूरे धार्मिक गतिविधियों में उनके शिरकत है, उसके ऊपर बड़ी टिप्पणी है ये नित्यानंद जी ने जो ये बात कही है। दूसरी चीज की ये जो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि अडानी साहब के ट्वीट के ऊपर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, यह बहुत तर्कसंगत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूरे आदेश जो सामने आए हैं, उस पूरे आदेश में कहीं भी कोई क्लीन चिट नहीं दी है। जो जांच हो रही है, उस जांच को बंद नहीं किया है। जांच की गुणवत्ता के ऊपर, उसके ऊपर कोई उसने टिप्पणी नहीं की है, बल्कि ये कहा है कि जांच जारी रहेगी और 3 महीने के भीतर आप अपनी जांच पूरी कीजिए। यह जरूर कहा है कि जो एक अन्य संस्था को ये कहा जा रहा था कि जांच देने के लिए, उनकी बात पर ध्यान देने के लिए, उसको कहा कि नहीं, सेबी एक कानूनी संस्था है देश की, और उसकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। ये बात सही है। और सही है कि अगर आप सेबी के मामले में, और सेबी ने जो जो बातें कही हैं, उसका खंडन तो सर्वोच्च न्यायालय में वित्त मंत्रालय के जो अन्य जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने ही कर दिया। जी सेबी ने कहा कि हमको डीआरआई, ईडी या अन्य संस्थाओं से जांच में सहयोग नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर उन लोगों ने कहा कि सेबी ने हमसे कभी संपर्क ही नहीं किया, हमारे यहां कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। जी तो क्लीन चिट कहां से मिल गई किसी को? अगर कोई व्यक्ति, प्रभावित पार्टी कोई बात कहती है, तो यह तो हमारी अभी कमी है ना। जो लोग इसके पक्ष में बयान देने लगे हैं, या जो मेन स्ट्रीम की मीडिया चला रहा है, ये तो टिप्पणी उनके ऊपर है कि अगर किसी ने बयान दिया तो उस बयान की या उस ट्वीट की सत्यता को जाने बगैर आप उसी को लेकर के उड़ गए।
कि क्लीन चिट दे दिया, क्लीन चिट दे दिया। कैसे जी इस बात को कैसे कहा जा सकता है? हम उस आदेश से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह निष्कर्ष निकाल लें कि एक अडानी समूह को क्लीन चिट मिल गया, ये तो वाजिब नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय में बातें क्या कही गई थी, हमारी आपकी जानकारी में नहीं है कि आखिर जो पिटिशन था उसमें क्या अनुरोध किया गया है। ये इस एक ये भी एक बहस का जेर बहस मुद्दा है कि जिस स्टेज पर पीआईएल दाखिल की गई, उस स्टेज पर पीआईएल दाखिल किया जाना चाहिए था कि नहीं किया जाना चाहिए था। जी ये कानूनी इस पे बहस की जा सकती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकाल लेना कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक क्लीन चिट दे दिया, एक निहायत तथ्यों से परे रही है और गलत तथ्यों को रखने की कोशिश है। और जी सुनील जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ज़रा जो आप कह रहे हैं एक बार वो, चूंकि आप जब कह रहे थे तो मैं भी देखने की कोशिश कर रहा था कि कितनी जो आप कह रहे हैं शब्दशः क्या कुछ कहा है अदालत ने। जरा मैं रख देता हूं, आप जो बात कह रहे हैं उसी बात को अपने दर्शकों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्लीन चिट नहीं दी गई है, और खासकर अदानी के मसले पे अदालत ने कहा है कि सेबी और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां इस बात की जांच करेंगी कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च और किसी अन्य संस्था के संचालन के कारण भारतीय निवेशकों को हुए नुकसान में कानून का कोई उल्लंघन शामिल है, और अगर हां तो उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं वही बात, यहां उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ मिलकर काम करने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा ली गई छोटी स्थिति के कारण हुई अस्थिरता और परिणाम स्वरूप भारतीय निवेशकों को जो नुकसान हुआ है उसकी जांच भी की जानी चाहिए। यह भी है, उसकी जांच भी की जानी चाहिए। और तीसरी बात यहां जो ट्रांसफर करने की बात, एसआईटी को ट्रांसफर करने की बात, उसमें कहा गया है कि उपयुक्त मामले में इस अदालत के पास अधिकृत एजेंसी द्वारा की जा रही जांच को एसआईटी या सीबीआई को स्थानांतरित करने की शक्ति है। ऐसी शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थिति में किया जाता है जब सक्षम प्राधिकारी स्पष्ट और जानबूझकर जांच करने में निष्क्रियता चित्रित करता है। जांच में हस्तांतरण के लिए सीमा का अस्तित्व प्रदर्शित नहीं किया गया। मतलब कि अभी भरोसा सेबी पर है सुप्रीम कोर्ट का, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा है और सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं उसको कहा है कि आप जांच करके बताइए, और अगर ऐसा कानून का उल्लंघन हुआ है तो उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। यानी क्लीन चिट नहीं है, जांच कीजिए, और जांच के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। जी सुनील शुक्ला जी, आप जो तीनों तथ्य आपने पढ़े तो इस पे कहां से बात आ गई कि क्लीन चिट मिल गई? और जो लोग क्लीन चिट की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे आपके बीच के लोग हैं ना, सवाल उनके ऊपर पैदा होता है। और हर चीज की अगर सेबी जांच करेगी, सेबी ने जब कोई रिपोर्ट नहीं दी, उस रिपोर्ट को लेकर के जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती, कोई भी व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय ये कैसे कह सकता है कि इसमें तथ्य सही रखे गए या गलत रखे गए, किनकी अवहेलना की गई? जो पत्रकारों के एक संगठन ने एक अपनी रिपोर्ट रखी थी, उन तथ्यों को संज्ञान लिया गया या नहीं लिया गया, आप इसको कैसे कह सकते हैं? और सर्वोच्च न्यायालय अगर इस बात को कहता है तो किस बिना पे कहेगा? हम आप चाहते हैं, जो हम और आप चाहते हैं, या हमारे आप जैसे इस देश के तमाम जागरूक नागरिक चाहते हैं, उसके अनुकूल अगर निर्णय नहीं है, उस निर्णय को ही एक तर्कसंगत न माना जाए, ये तो मुझे कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। और अभी लटकी हुई, मार्च के महीने में इसकी सुनवाई है। मार्च के महीने में क्या सेबी लेकर के आता है? सेबी तमाम जगहों से घिरा हुआ है। सेबी को उसके एजेंसियों ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि सेबी का जो कार्य पद्धति अपनाई है वो बहुत तर्कसंगत नहीं है, जो कि अपने जांच के दौरान जो उन्होंने बताया उसको अन्य संगठनों ने खारिज किया कि नहीं, इन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया। बात ये नहीं है। दूसरी चीज कि और इसलिए मुद्दा अभी बना हुआ है, और अभी कोई मार्च के महीने में जब जांच होगी, उस समय चुनाव का भी सिलसिला चलेगा, उसमें ये मामला और गर्म होगा। तीसरी बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया दल समूह की गतिविधियां हैं, वो बड़ी चुनौतियां, उन चुनौतियों को लेकर के एक तरह से एक जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका जो प्रतिकार है, जो इंडिया दल समूह बड़े सही तरीके से कर रहा है। सवाल वो है कि जो एक तो पहली चीज कि इंडिया दल समूह ने जो सवाल खड़े किए हैं, उन पर उसके सहयोगी दलों के बीच में जो गतिविधियां हैं, जिसकी चर्चा मेन स्ट्रीम की मीडिया नहीं करती, हम आप कभी कभी कर लेते हैं।
हम में से आपसे ही मैंने तमाम लोग इंडिया दल समूह के गतिविधियों को लेकर जरूर सवाल पैदा करते हैं कि इनका संयोजक जी कहाँ है, इनका अध्यक्ष कौन है, इनका ये कौन है, इनका वो कौन है। कोई ये नहीं पूछता है कि साहब वो एनडीए का संयोजक कौन है। जी आज जैसे की उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार संयोजक बना दिए जाएंगे, हालांकि अभी तक कोई मेरी जानकारी में नहीं आया कि क्या होगा। लेकिन अगर इंडिया दल समूह के संयोजक के रूप में नीतीश कुमार की स्थिति आती है, अगर उनको घोषित किया जाता है, तो मुझे लगता है कि यह एक बड़ी राजनीतिक पहल होगी इंडिया दल समूह की। यह ध्रुवीकरण के राजनीति के खिलाफ मंडलवादी राजनीति को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। मंडलवादी राजनीति का मतलब केवल आरक्षण तक नहीं, वो सशक्तिकरण की राजनीति की एक कोशिश है, जनता से जुड़े हुए सवालों को आगे करने की कोशिश है। और जो श्रीमती सोनिया गांधी ने विशेष सत्र के पहले एक पत्र लिखा था, उस पत्र में उठाए गए सवाल और राहुल गांधी के द्वारा शुरू की जा रही न्याय यात्रा के बिंदु, ये बड़े सवाल हैं जो लोगों के बीच में ले जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इंडिया दल समूह उस दिशा में सक्रिय होगा। अभी तक इंडिया दल समूह के बीच तमाम बातें कही जा रही थी कि इनमें सीट शेयरिंग को लेकर के हंगामा है। अगर सुप्रिया सुले के बयान को पढ़ा जाए, अगर अखिलेश यादव के बयान को सुना जाए, अगर ममता बनर्जी की बातों को समझने का प्रयास किया जाए, तो कौन सा विवाद है? जी अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम जनता दल यूनाइटेड और टीएमसी को भी सीट देने के लिए तैयार हैं, किस बात का यह संकेत है? अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि जो जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़ेगा और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, टीएमसी की अगुवाई में लड़ेंगे, तो यह बात तो लगातार इंडिया दल समूह के गठन के समय से कही जा रही है। अगर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि जो सीटें हमको दी जाएंगी हम उसको जीतने के लिए लड़ेंगे, उन्होंने नहीं कहा कि सभी सीटों पर हम लड़ेंगे और सभी सीटें हम जीतेंगे, उन्होंने कहा कि जो सीटें हमको दी जाएंगी। और दो जगह आपकी स्थितियां हैं, पंजाब में और दिल्ली में, तो क्या नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ये संकेत देना शुरू कर दी है कि जो सीट शेयरिंग का मुद्दा उनके लिए बहुत गंभीर विषय नहीं होगा? जी विवाद कहाँ है? यही तो ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों को लेकर के ये बात खड़ी करने की कोशिश की जा रही है कि इनमें सीट शेयरिंग का मुद्दा गंभीर होगा और इंडिया दल समूह जो चाह रहा है वो नहीं होने पाएगा। ये संभव है क्या? अगर महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में और पंजाब में क्षेत्रीय दलों के साथ क्षेत्रीय दल सीट शेयरिंग के बात पर एक सकारात्मक रूप लेके चल रहे हैं, तो फिर विवाद किस बात का? और कहां पे विवाद है? कोई मध्य प्रदेश में विवाद तो है नहीं, छत्तीसगढ़ में कोई विवाद है नहीं, राजस्थान में कोई विवाद है नहीं, हरियाणा में कोई विवाद है नहीं, झारखंड में कोई विवाद है नहीं। जी विवाद है किस जगह पे है? गुजरात में कोई विवाद नहीं है, उड़ीसा में कोई विवाद नहीं है, तमिलनाडु दक्षिण के जो राज्य हैं उनमें कोई विवाद नहीं है। जो लोग ये सवाल पैदा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इंडिया दल समूह तो कहीं है ही नहीं, ये सवाल लोग क्यों नहीं पैदा करते कि जिस राजनीतिक दल को दक्षिण के राज्यों में कोई भी सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है, वो 400 सीट कैसे जीत सकती है? कैसे संभव है? यह दावा कितना तर्कसंगत है और कितना खोखला है, इससे बहस क्यों नहीं होती? क्या ये कोई भी राजनीतिक दल इस बात का दावा कर सकता है कि अगर उसके दक्षिण में 2-4 सीटें हैं क्या? अगर आपको केवल एक सत्तारूढ़ दल के द्वारा शुरू किए गए नैरेटिव पर ही चर्चा करनी है तो बात दीगर है। लेकिन स्थितियां ऐसी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इंडिया दल समूह ने चुनौतियां पैदा की हैं उसमें कोई ताकत नहीं, उसमें कोई दम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ जो आदेश को लेकर के यह माहौल बनाने की कोशिश कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। जो चौथी बात है, यह बात जैसे हमारे आप लोग के लिए एक निराशा की बात हो सकती है कि भारतीय न्याय संहिता को लेकर के जो आक्रोश सिविल सोसाइटी में होने चाहिए थे वो नहीं हुए। जो ट्रक ड्राइवर्स का मामला थोड़ा है, राजीव जी आपसे भी जुड़ा हुआ मामला है, आप भी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय आप संपादक नहीं हैं, आप गाड़ी के चालक हैं। हमारे आपके ऊपर यह संकट है। किस व्यक्ति ने, किस सोसाइटी ने सवाल उठाया? सबको लगा कि ठीक है 10 लाख रुपए का या 7 लाख रुपए का जो जुर्माना हम दे देंगे। यह सामान्य नागरिकों के ऊपर चुनौती नहीं थी।
जो जी। भारतीय न्याय संहिता के तहत 15 दिन की पुलिस हिरासत को 60 दिन की पुलिस हिरासत में बदल दिया गया, 90 दिन की हिरासत में बदल दिया गया, और असामान्य स्थितियों में 120 दिन की में बदल दिया गया। कहां प्रतिकार दिखाई पड़ रहा है आपको? किस किस सिविल सोसाइटी में प्रतिकार दिखाई दे रहा? विपक्ष विपक्ष केवल एक मैंने कहा दे कि हम तो लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं थे, लेकिन एक जो प्रतिकार दिखाई पड़ना चाहिए था सिविल सोसाइटी में, वो भी तो नहीं दिखाई पड़ा। ये निश्चित रूप से ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, जो असंगठित क्षेत्र है, ट्रक ड्राइवरों जी। का कोई संगठन नहीं है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, और यह आंदोलन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का नहीं था। इन ड्राइवरों ने सड़क के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, क्या हम नहीं चलाएंगे, जिसको चाबी ले जाना वो ले जाए। जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, ये इनको लगा कि अगर हमारे खिलाफ अगर आप ये लागू हो गया, तब सड़क पर चल कैसे पाएंगे। सवाल इस बात का है कि इन्होंने तो एक जो प्रतिकार ये अन्य लोगों के लिए नसीहत है, और यह जब जब ये प्रतिकार हुआ, असंगठित क्षेत्र के लोगों ने ही प्रतिकार किया है और सरकार को वापस से लौटना पड़ा है। आप जी। इस सरकार के आने के बाद पहली घटना याद कर लीजिए, जब भूमि अधिग्रहण कानून को उन्होंने वापस लिया था, और सर्वाधिक उस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में था, अलीगढ़ और नोएडा, जी। जिसमें राहुल गांधी भट्टा परसों गए थे। एकदम यही जाने के दिन रहे होंगे। वो बिल्कुल। किसान भी संगठित क्षेत्र के लोग नहीं थे। दूसरी घटना, आप किसानों को याद कर लीजिए। किसानों के 20 संगठन है, 25 संगठन है, पता नहीं कितने संगठन है। उन्होंने भी 1 साल तक आंदोलन चलाया, सरकार को अपने कानून वापस लेने पड़े, लगातार अपने अपने रुख पर अड़े रहे वो। और ये तीसरा मामला ये आ गया भारतीय न्याय संहिता को लेकर के। भारतीय न्याय संहिता के ऊपर, भारतीय न्याय संहिता को आप पूरा पढ़ डालिए ना, कोई भी पढ़ ले, उसमें नई बात क्या है जो सिविल लिबर्टी को का समर्थन करती हो, व्यक्तिगत आजादी के पक्ष में कुछ भी कहा गया हो। जो पुराने कानून थे, उन कानूनों में को अगर कोई अतार्किक थे, अव्यवहारिक थे, समाज के अनुकूल नहीं थे, उनको सुधारने की कोशिश की गई हो। केवल कामा फुल स्टॉप बदलने से परिवर्तन की बातें थोड़ी होती है। नाम बदल दिया आपने, बस इंडियन पेनल कोड से भारतीय न्याय संहिता कर दिया आपने, दंड संहिता से न्याय संहिता हो गया हो। लेकिन जो प्राविधान किए गए, वो प्राविधान कितने जनता के हित में है, व्यक्तियों की आजादी के हित में कितने हैं, व्यक्ति के जीवन को सुगम बनाने के लिए कितने हैं, अदालती मामलों की जो प्रोसीजर समस्याएं थी, उनको कितना सामान्य करने के लिए एक कोशिश की गई है। कोई चर्चा नहीं है, कोई नहीं बात कर रहा है। वो यह जो बातें सिविल सोसाइटी में उठनी चाहिए थी, वो भी एकदम सन्नाटे में, ठंडे लोग हैं। और मेरा अपना मानना है कि भले ही लोग ऊंचे स्वर में बात न कर रहे हो, लेकिन लोगों के बीच में यह विमर्श का विषय है कि हम जा कहां रहे हैं, हमको ले कहां जाया जा रहा है, कहां ढकेलने की कोशिश की जा रही। और यही अगर समाज के भीतर विमर्श न होता, तो स्वतः स्फूर्त ये आंदोलन सामने नहीं आता। आपकी किसी को कोई खबर नहीं थी। हमारे आप जैसे जागरूक लोग कल पेट्रोल पंपों पर जब लंबी लंबी भीड़ देखे, तब लोग चौंके कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। जो लोग कल बाजारों में सब्जियां लेने गए थे, वहां पे जब बढ़ी हुई कीमतें मांगने लगा दुकानदार, तब लोगों की समझ में आया कि अचानक किस बात की इतनी कीमतें बढ़ गई। वो सब्जियां जो बरसात की वजह से प्रभावित नहीं होती। तब लोग चौंकना शुरू किया और एक संदेश फैलने लगा कि ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे चले गए। और कहीं मैदान में किसी धरना देने वाले स्थल पर, रामलीला मैदान में खड़े होकर के आंदोलन नहीं किया, जहां खड़े थे वहीं उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी कि भाई मालिक साहब अपनी गाड़ी पकड़ो, मुझे नहीं चलाना। यह जागरूकता अनायास नहीं आती, यह कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में यह विमर्श था। लेकिन यह विमर्श जो ट्रक चालकों के माध्यम से प्रकट हुआ, यह सिविल सोसाइटी के माध्यम से ही प्रकट होना चाहिए। यह एक समाज में इस तरह की जागरूकता जरूर है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि भले इसका वह एक मुखर प्रकटीकरण न हुआ हो, लेकिन लोगों में बात विमर्श का जरूर है। और ये जो तमाम चीजें लोगों के मन में पल रही हैं, यह सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। बिल्कुल। आप इस सवाल पैदा है लोगों के मन में कि अगर आपको राम मंदिर पर लोगों के दर्शन कराने के लिए जाने के लिए 150 गाड़ियां, 400 गाड़ियां, 300 गाड़ियां चलाने की आपके पास क्षमता है, और जब ये मजदूर और किसान पैदल चल रहे थे कोरोना काल में, तब गाड़ियां नहीं आपको दिख रही थी, तब उसमें गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती थी, तमाम तरह के सुरक्षा के उपाय नहीं किए जा सकते थे। ये विमर्श का विषय है लोगों के मन में। ये लोग, जो लोग चर्चा कर सकते हैं अपने भीतर, वो चर्चा इस बात कर रहे हैं कि आप लोगों की तमाम सुविधाओं को काट करके और इस तरह के प्रायोजित कार्यक्रम, राजीव जी, किसी को लाभ नहीं पहुंचाया है। आज ये जो लोगों को धार्मिक स्थलों पर ले जाने का एक कार्यक्रम है, ये आज नहीं चल रहा है।
वाराणसी में पिछले वर्षों से, पिछले साल से तमिल संगम के नाम पर दक्षिण के लोगों को ले जाया जा रहा है, लोगों को ले आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और सरकारी तौर पर भी। क्या हो गया? तेलंगाना के का चुनाव तो आपके सामने है। तेलंगाना तो उत्तर का या पूर्व का या पश्चिम का राज्य नहीं है, दक्षिण का राज्य है। क्या तेलंगाना और तमिलनाडु और केरल और आंध्रा के लोगों के बीच में कोई बात नहीं होती? ये गतिविधियां कुछ छुप के हो रही हैं? सबको पता है कि तमिल संगम के नाम पर दक्षिण के लोग वाराणसी ला जा रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या, तीनों जगह लोगों को दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है प्रायोजित तरीके से। आप भावनात्मक मुद्दों के आधार पर जीवन से जुड़े हुए सवालों को दफन नहीं कर सकते, संभव नहीं है। बिल्कुल। सवाल आपको यह तय करना है कि आप मुफ्त में अयोध्या जाना चाहते हैं कि मुफ्त में स्कूल जाना चाहते हैं। आपको तय करना है कि आप निःशुल्क रूप से भगवान शिव का दर्शन करना चाहते हैं या निःशुल्क रूप से अपना इलाज कराना चाहते हैं। विमर्श का विषय यह है, और लोगों में यह विमर्श मुझे लगता है कि है, भले इसका एहसास हमको, आपको या सत्ता में बैठे हुए लोगों को न हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप अलग अलग मसलों पे आप रख रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि ये आपको तय करना है, आपको सोचना है कि आपको जाना कैसे, फ्री में आपको एजुकेशन चाहिए या फ्री में आपको अयोध्या का दर्शन चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और ये जब अगर आप सोचते हैं, जी बिल्कुल, सुनील शुक्ला जी क्या कुछ कहेंगे इस पे? नहीं, सही है। लोकतंत्र बचाने के लिए तो सामूहिक प्रयास की ही आवश्यकता होती है। किसी एक संस्था, किसी दो चार संगठन, दो चार राजनीतिक दलों के ऊपर या इसको नहीं छोड़ा जा सकता। और यह भी आवश्यक है कि एक जिस तरह का एक राजनीतिक सक्रियता चाहिए, जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे, वो राजनीतिक सक्रियता अभी दिख नहीं रही। हो सकता है कि आगे जाकर आने वाले दिनों में वो दिखे। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि सब लोग उस तरह एकदम चुपचाप बैठे हुए, कोई ना कोई तैयारी चली रही होगी, और अगर ये गतिविधियां चल रही हैं तो उम्मीद ही जगाती हैं। दूसरी चीज की ट्रक ड्राइवर्स ने या बड़ी गाड़ियों के चालकों ने जो सक्रियता दिखाई है, वह एक तरह का संकेत है कि समाज के सभी वर्गों में इस तरह की हलचल है, और कोई भी थोड़ी इस तरह की घटना होती है तुरंत लोग अपने आक्रोश व्यक्त करने में वो पीछे नहीं हट रहे जी। लेकिन ये जरूर है कि लोगों को संगठित करने, राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी बढ़ाने, और लोकतंत्र या देश के संविधान के ऊपर जो खतरे मौजूद हैं उसके प्रति जागरूक करने के लिए जो एक सक्रियता सिविल सोसाइटी और राजनीतिक दलों की ओर से चाहिए, वो थोड़ा और उसमें आक्रामकता दिखाई पड़नी चाहिए। समय बहुत नहीं है। 2024 के चुनाव को लेकर के सबके मन में संदेह है, 2024 के चुनाव के बाद क्या होगा, और अगर ये सरकार लौट के आती है तो क्या होगा। एक बात जो ये हो रही थी कि अभी जो निर्वाचन आयोग ने ये कहा कि 5 जनवरी से के बाद से आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो इसमें कोई यह अप्रत्याशित नहीं है। आप ये निर्वाचन आयोग इसको चुनाव घोषणा के पहले भी इस तरह के आदेश जारी करता है, क्योंकि चुनाव के पहले उसको जो वोटर लिस्ट होती है उसको अपडेट करना होता है। जो ये पोलिंग बूथ्स होते हैं उनके निर्धारण में या उनके स्थान परिवर्तन में, किसी पोलिंग बूथ पे ज्यादा संख्या हो जाने पर उस पोलिंग बूथ के विभाजन, पर तमाम तरह की चुनाव की तैयारियां उनको करनी होती हैं। इस कारण से चुनाव घोषणा के पहले भी इस तरह के आदेश निर्गत होते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, और ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार हुआ। ये निर्वाचन आयोग समय समय पर, चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इस तरह के आदेश जारी करता है और कहता है कि प्रशासनिक निरंतरता बनी रहनी चाहिए जो चुनाव की तैयारियों के लिए आवश्यक है। इसलिए यह कोई अप्रत्याशित नहीं है या अनापेक्षित नहीं है। ये पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, आदर्श आचार संहिता के पहले भी जी। मेरा अपना ये मानना यह है कि राहुल गांधी की जो यह न्याय यात्रा है, इस न्याय यात्रा में अगर इंडिया दल समूह के सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होती है तो यह एक बड़ा राजनीतिक माहौल होगा। यह 2024 के चुनाव के लिहाज से भी, और 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उन दोनों लिहाज से भी यह एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होगा, और देश में एक वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श का आधार बनेगा। ये केवल आवश्यक इसमें यह है कि इंडिया दल समूह के सदस्यों की भी इसमें भागीदारी हो,
कांग्रेस अपने बूते पर उन राज्यों में तो एक विमर्श पैदा कर लेगी जहां पे उसका संगठन मजबूत है, जहां वो विपक्ष में है और जहां एक उसकी एक राजनीतिक ताकत है। जी। लेकिन उन राज्यों में जहां इसकी राजनीतिक ताकत नहीं है, अपने सहयोगियों के भरोसे है, जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश जी। हुआ, ये झारखंड है, उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों में उसको अपने सहयोगी दलों की आवश्यकता होगी। और अगर एक सहयोगी दल जो सक्रियता दिखे, जैसे बिहार एक एक मैंने एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि अपने जी। तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने ध्रुवीकरण की राजनीति को नहीं चला पा रही है। बिल्कुल। वो इसीलिए वो अब कभी नीतीश कुमार पे हमला करती है, कभी सरकार बदलने की बात करती है, कभी नीतीश जेडीयू आरजेडी में मतभेद की बात करती है, कभी आरजेडी लालू जी में और नीतीश कुमार के बीच में मतभेद की बात उठाती है, कभी वो नीतीश कुमार के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाती है, कभी उनके ऊपर अस्वस्थ होने का आरोप, पर तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है वो कि बिहार जी। में किसी न किसी तरह से एक राजनीतिक विमर्श बदले और नीतीश कुमार और ये जो गठबंधन है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल पैदा होने लगे। अगर उस वहां की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को कोई अपने अपने अनुकूल विमर्श पैदा करने में सफल नहीं होने दे रही है, मेरा अपना मानना है कि यह उन सभी राज्यों में संभव है जहां पे सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मुद्दे लोगों के सामने हैं। उन मुद्दों को इस यात्रा के माध्यम से बहुत तेजी के साथ विमर्श में लाया जा सकता है और बहुत सही मौके पर राहुल गांधी ने इसकी घोषणा की है। और मुझे लगता है कि इंडिया दल समूह के लोगों को इस पूरे के इस राजनीतिक कार्यक्रम को गंभीरता से लेना चाहिए और उसके पहले अपनी जो चुनावी तैयारियां हैं वह भी लोगों के सामने अनफोल्ड करना चाहिए, क्योंकि यह सवाल इनकी गतिविधियों को लेकर में इनकी राजनीतिक गतिविधियों में लोगों के विश्वास का भी सवाल है। उनको यह बिल्कुल। विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ वाकई गंभीरता से लड़ना चाहते हैं, आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप वैकल्पिक सत्ता देने की तैयारी आपके भीतर है और उन समस्याओं से लोगों को निजात देना चाहते हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। यह इसके लिए आवश्यक है कि एक गंभीर राजनीतिक सक्रियता जो अभी कम से कम इंडिया समूह में नहीं दिख रही, अंदर खाने कुछ चल रही होगी तो हम आप कुछ